तो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ईरान और इसराइल जिगरी यार हुआ करते थे। तुर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में इसराइल को मान्यता दे दी थी। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मसाद ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी विभाग को ट्रेनिंग तक देती थी। और 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया था, तब इसराइली था जिसने ईरान को हथियार तक मुहैया कराया था। मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दरअसल इसराइल से ईरान की नफरत का आलम यह है कि आज दुनिया के 7 देशों में ऐसे एक दर्जन आतंकी संगठन खड़े कर रखे हैं जो दिन रात इसराइल की बर्बादी में लगे रहते हैं। तो इसी ईरान ने मंगलवार की रात इसराइल पर 200 सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया। और इस हमले के बाद इसराइल ईरान का क्या हाल करेगा, आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बस ईरान बोल रहा है कि हम इसराइल पर मिसाइलें दागकर हमने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया है। इसराइल बोल रहा है कि बेटा, अब तुम ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो, अभी हम तुम्हारा बदला तुम्हारे पृष्ठ भाग में घुसाते हैं। इसराइल की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान ने जो 200 मिसाइलें इसराइल पर दागी थी, उन्हें इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही ऐसे ख़त्म कर दिया जैसे छोटे बच्चे बुलबुले बनाकर उसे हवा में ही फोड़ देते हैं। तो अब ईरान की ये सोचकर चौहत्तर हुई पड़ी है कि हमारे मिसाइल अटैक से बचने के लिए इसराइल के पास वो आयरन डोम जैसा सिस्टम है, लेकिन इसराइल ने अगर हम पर हमला किया तो हमारे पास तो बचने के लिए हैरी पॉटर वाली झाड़ू भी नहीं है। अमेरिका ने तो पहले ही बोल दिया है ईरान को कि बेटा, तुमने इसराइल पर मिसाइल रखकर अच्छा नहीं किया, हम आ रहे हैं तुम्हारे ठोकाए करने। वहीं भारत में ऐसे चंपुआ की कमी नहीं है जो हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह के मौत पर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे उनकी खड़ी फसल वाले खेत में सांड घुस गया हो। कमॉन, मतलब खुद इनसे अपने पजामे का नाड़ा तक ठीक से बंद नहीं होता और ये छुछुंदर सड़क पर निकल कर चिल्ला रहे कि इसराइल और ईरान की लड़ाई में हम ईरान के साथ है। क्या बात है। ईरान और नसरुल्लाह के नाम की छाती पिटने वाले जितने भी ये छपरी है, उनसे मैं क्लियर बोलना चाहूंगा कि ब्रो, काय को भारत पर अपनी दीवारों पर सर फोड़ रहे हो। ऐसा मत करो। इसराइल को सबक सिखाना है तो पहली फुर्सत में फ्लाइट पकड़कर लेबनान निकल जाओ। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारी औकात तो ई रिक्शा करके बाजार से अपने घर तक जाने की भी नहीं है, तो तुम घंटा लेबनान जाओगे। मतलब यार, मेरे को हैरानी होती है कैसे ये बेशरम लोग इसराइल ईरान की लड़ाई में ईरान की जिहादी सरकार को 4 साल के चुन्नू मुन्नू टाइप का भोला बच्चा बता रहे हैं। तो लोग ईरान को बड़ा दूध का धुला मानते हैं और भारत में ये झूठ फैला रहे हैं कि इसराइल को ही लड़ने की आदत है, उनके सामने आज दूध का दूध और लस्सी का लस्सी कर दे। आपको बता दें कि ईरान इसराइल के मामले में उतना ही काया और फट्टू है जितना भारत के मामले में सालों से पाकिस्तान रहा है। जैसे भारत के हाथों सालों तक जूते खाने के बाद पाकिस्तान को यह समझ आया कि वह सीधी लड़ाई में भारत से भिड़ नहीं सकता, इसलिए वो आतंकी संगठनों के जरिए भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। उसी तरह ईरान भी अच्छे से जानता है कि अगर वो सीधे इसराइल से भिड़ा तो इसराइल की फौज उसे टांगों से घसीट कर चौराहों पर नंगा करके पीटेगी। इसलिए ये जिहादी देश कई सालों से अलग अलग देशों में आतंकी संगठन बनाकर इसराइल का जीना हराम कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ईरान ने इसराइल से लगने वाले लगभग सभी देशों में ऐसे आतंकी संगठन खड़े कर रखे हैं। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपको ईरान से जुड़े ऐसे काले सच के बारे में बताऊं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, सुनिए। तो गाजा पट्टी में जिस हमास का इसराइल ने बाजा बजाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ये हमास भी ईरानी सरकार की नाजायज औलाद है। और ईरान ने 1987 में, मतलब 1987 में इसराइल से लड़ने के लिए गाजा के इलाके में हमास को खड़ा किया था। तो गाजा पट्टी से सालों तक इसराइल पर जितने अटैक होते आए हैं, उन सबके लिए पैसा और हथियार ईरानी देता था। पिछले साल अक्टूबर 7 को इसराइल पर हुए हमास के सबसे बड़े हमले के पीछे भी ईरान का इसी ईरान ने 70 के दशक में गाजा में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के एक और संगठन खड़ा किया था। और ये संगठन भी लगातार इसराइल पर हमला करता रहा है। लेकिन लेबनान में जिस तरह हिजबुल्ला और आज इसराइल दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है, जिस हिजबुल्ला की चीफ नसरुल्लाह को इसराइल ने अभी उसके बिल में घुसकर मारा है, इस हिजबुल्ला को भी 1982 मतलब 1982 में ईरान ने अपनी कोख से जन्म दिया था। ये हिजबुल्ला भी पिछले 3540 सालों से ईरान से मिली भीख के दम पर इसराइल से लड़ रहा है। अब इसी हिजबुल्ला को पेड़ से उल्टा लटका कर इजरायली फौज उनका पिछवाड़ा लाल कर रही है। उसे देखकर दुनिया भर के जिहादियों की आंखें लाल हो रही है कर तो वो कुछ थकते नहीं। उन्हें पता है भैया कुछ बोला तो अगली बार पेड़ से लटकने की बारी इनकी होने वाली है। इसी तरह इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम का संगठन है। इसके पास 2 लाख लड़ाके हैं
इसे भी ईरान ने खड़ा किया था। इसके अलावा सीरिया में फातम हो ब्रिगेड, यमन में हुती विद्रोही, बहरे में अल अस्तान ब्रिगेड है। इन सबको ईरान से फंडिंग मिलती है। ईरानी सरकार के इशारों पर ये लोग इजरायली लोगों पर, इजरायली फौज पर तो हमला करते ही है। इसके अलावा ईरान इन संगठनों का इस्तेमाल अलग अलग सरकारों के खिलाफ भी करता है। दोस्तों, मैं ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन के हमास और सीरिया के संगठनों को बड़ा मासूम मासूम मानते हैं और इसराइल को शैतान बताते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है। ये बात किसी को नहीं पता कि जब तक ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी 1979, मतलब 1969, जब तक ईरान में पहली राजवंश हुकूमत कर रहा था तब तक दोनों देशों के रिश्ते बहुत बेहतर थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जैसे ही आयतुल्ला खोमेनी ईरान के तख्त पर काबिज हुआ और उसने आते ही ईरान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। खोमेनी को यह बहुत सवार थे कि सऊदी अरब को हटाकर ईरान को इस्लामिक देशों का लीडर उसे बनाना है और उसका सबसे आसान तरीका है कि सारे मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ भड़का दो। इसी स्ट्रैटेजी के चलते ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और हुती के तौर पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाया जो आगे चलकर लेबनान से लेकर सीरिया, इराक और यमन तक फैल गया। कॉमन केसी फितूर में ईरान सरकार ने इसराइल के नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता देना बंद कर दिया और उसने इसराइल को देश मानने से ही इनकार कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त करके उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया, मगर इसके बावजूद इसराइल ने इराक के साथ ईरान की लड़ाई में ईरानी सरकार को हथियार मुहैया करवाए। मगर कुत्ते की पूंछ और जिहादी की सोच को आप कभी नहीं बदल सकते। इसराइल के इतना सब कुछ करने के बावजूद ईरान अपने इस्लामिक एजेंडे के से पीछे नहीं हटा। दोनों देशों के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब इसराइल को ये पता चला कि ईरान इसके दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है और इसराइल को पता लगा कि ईरान यमन, सीरिया और लेबनान को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वहाँ के लड़ाके इसराइल का जीना हराम कर सके। 80 के दशक में पहले आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद ने फिलिस्तीन की मांग को लेकर इसराइल को परेशान करना शुरू किया। ईरान पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा था। इसी टाइम ईरान ने हिजबुल्ला को तैयार किया जिसने इसराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस सब से इसराइल का सब्र का जो बांध टूट गया, उसने जवाब दे दिया। और आज जो आप ईरान और इसराइल के बीच रिश्ते देख रहे हैं, ये ईरान की खोमेनी सरकार उसी सोच का नतीजा है। खोमेनी ने 1979 के क्रांति के बाद जो 79 की क्रांति के बाद जो जहर बोया, ये सब कुछ आज उसी की वजह से हो गया। जैसे कि हमने बताया 1948 में इसराइल जैसे ही वजूद में आया तो अरब लीग के 7 मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल पर हमला करने वाले देशों में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरब और यमन शामिल थे। ये लड़ाई 1 साल तक चली, मगर अकेले इसराइल ने इन 7 मुस्लिम देशों को उनकी औकात बता दी। ये इसराइल को मिटाने निकले थे और इसराइल ने उल्टा इन्हीं देशों की कुछ और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1956 में स्वेज नहर, मतलब स्वेज कैनाल के इशू पर मिस्र और इसराइल में भारी टेंशन हो गई। इस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस भी इसराइल के साथ आ गए। उस वक्त भी इसराइल और उसके दोस्तों ने इन जिहादी मुल्कों को भिगो कर धोया, लेकिन सिर्फ 1 साल में ये देश पहले खाई गई मार को भूल गए और 1967 मतलब 67 में फिर से ये 3 अरब देश इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इसराइल पर हमला कर दिया। सिर्फ 6 दिन के अंदर इसराइल ने इन देशों को उनकी दादी और अम्मी याद दिला दी। इस युद्ध के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम, सिनाई आइलैंड और गलानो कर दिया। इस युद्ध ने इसराइल और उसकी रीजन को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मगर इस पिटाई के बाद भी यह देश नहीं माने और उन्होंने सिर्फ 6 साल बाद 1973 में बिना किसी उकसावे के इसराइल पर वापस से हमला कर दिया। इस हमले ने इसराइल को भी एक बार हैरान कर दिया, मगर उसने जल्दी हालात काबू में ले लिया और आखिर में वो एक बार फिर से युद्ध जीत सके। इसके बाद 1982 में इसराइल ने, मतलब 1982 में इसराइल ने लेबनान में जाकर लड़ाई लड़ी और साउथ लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एक समझौते के बाद इसराइल ने 2000 में इस ज़मीन को छोड़ा, मगर धोखा देना इस कौम की पुरानी फितरत है।
बॉस, इसराइल ने तरस खाकर साउथ लेबनान का हिस्सा खाली कर दिया था, मगर हिजबुल्लाह ने इसी साउथ लेबनान में नॉर्थ इसराइल पर हमला करके 2006 में 150 से ज़्यादा इसराइली को मारा। इसके अलावा गाजा में 2008 में 8 से लेकर आज तक और इसराइली फौज लगातार आपस में लड़ रही है। आप खुद ही बताइए आखिर इसमें गलती किसकी है? आज ईरान और इसराइल की दुश्मनी है तो इसके पीछे इसराइल का हाथ है, या तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में खलीफा बने अयतुल्ला खुमैनी की सोच, जो भी आपको लगे अपनी समझ से कमेंट करके बताइएगा किसकी गलती है। इसराइल बनने के बाद अगर इन्हीं मुस्लिम देशों ने मिलकर इसराइल के खिलाफ 6 लड़ाइयाँ शुरू की तो उसमें गलती किसकी थी? इनमें से एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें इसराइल ने शुरू किया हो। जो लोग आज हमास के मटिया मिंट होने पर अपने गमछे गीले कर रहे हैं, रो रो के इन लोगों को नहीं पता कि हमास की इस कुटाई के पीछे भी उसी की करतूत 1 साल होने आ रहा है। दोस्तों, पिछले 7 अक्टूबर को निहत्थे निर्दोष इजरायली को यूं घात लगाकर हमास ने ना मारा होता तो उसके बाद गाज में जो हुआ वो ना होता और हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल में हमला करके 5000 इसराइली को वहां से भागने के लिए यूं मजबूर ना करता तो आज इनका नाजायज बाप नसरुल्लाह अल्लाह वो प्यारा ना हुआ होता। तो बताइए आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि सात देश मिलकर एक अकेले देश पर हमला करे? ईरान दुनिया भर में आतंकी संगठन खड़े करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश करे और जब इसराइल पलट कर इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दे तो हाय तौबा करने लगे, अपना पिछवाड़ा उठाकर हाय अम्मी करने लगे। ऐसा कैसे चलेगा ब्रो? ऐसे चिल्लाने लगे जैसे किसी ने डॉगी के पूंछ पर पैर रख दिया हो। कबॉन इसराइल ने पेजर अटैक करके हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इसराइल ने चूहे की तरह बिल में छिपे नसरुल्लाह को उसी के बिल में मारकर जिहादियों से उनका नाजायज बाप भी छीन लिया। एक तरह से उसने ईरान को खोलकर ये चैलेंज दिया कि सुन बे, तेरी औकात है, यही तेरी औकात है और ये मेरी ताकत है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। इसराइल ने हमले करके ईरान की गैरत को ललकारा है। ईरान को झक मारकर अपनी इज्जत बचाने के लिए इसराइल पर मिसाइल से हमला करना पड़ा। इन हमलों से इसराइल का तो कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं, लेकिन इसराइल को अब ईरान की लंका ढहाने का लाइसेंस मिल गया है। सो इसराइल के पास पीएम नेतन्याहू ने तो ईरान के इस अटैक के बाद बोल भी दिया कि बेटा अब तो तुम लोगों की खैर नहीं, अब तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरा दुनिया देखे। और यही बात इन जिहादियों को कभी समझ में नहीं आती। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से लेकर इसराइल पर पिछले 7 अक्टूबर में वो हमले तक एक बात इन्हें समझ में नहीं आई। वो एक बात से ये भी है कि भाई सिर्फ पहले हमला करने से खुश नहीं हो जाना चाहिए। अगर तुम कुछ हिमाकत करोगे तो सामने वाला भी तो कुछ करेगा ही। 7 अरब देशों ने इसराइल को धरती से मिटा देने की कोशिश करी। इसराइल की हिम्मत थी कि तुम ऐसा नहीं कर सके, मगर अपनी सुरक्षा में जब इसराइल तुम्हें 2 जूते मारता है तो तुम छाती पीटने लगते हो। जब तुमने उसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वो भी तुम्हें रहम कैसे करेगा भाई? तुम पे कैसे रहम करेगा बताओ? वो तो उसका बड़प्पन है कि वो अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मिटा नहीं डाल रहा, वरना तो वो भी कभी भी कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी एक दुनिया का इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। आज इसराइल अगर मुसलमान देशों पर जुल्म ढा रहा है तो पाकिस्तान का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो दुनिया भर के मुस्लिमों की तरफ से इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दे। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? इसराइल को सबक सिखाने के लिए क्या पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो या ना हो, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं तो बस इतना कहूँगा कि पाकिस्तान इसराइल से जंग में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर इस जंग में कल को तुम मारे गए तो तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा देश हम संभाल लेंगे। वैसे भी तुम लोगों से तो संभल नहीं रहा है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो इससे और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।